साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। दोस्तों, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के रिवीजन के प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम 19वीं क्लास में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, इसका अध्याय 9। ठीक है, अध्याय 9 पढ़ेंगे। और अध्याय 9 में अगर हम देखें तो धाराओं का क्रम जो है वो 49 और 50 है। ठीक है, यानी अध्याय 9 में दो धाराएं हैं, 49 और 50। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए 49 नंबर में जो कहा गया है उसकी अगर हम बात करें, धारा 49। ठीक है, अध्यापन पदों पर नियुक्ति, जो टीचिंग स्टाफ या मतलब इस तरह से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, इन पदों पर जो नियुक्ति होगी उसके आधार पर, ठीक है, यानी यहाँ प्रावधान किया गया है। तो प्रवरण समिति की सिफारिश पर ये नियुक्तियाँ की जाएंगी। ठीक है, तो प्रवरण समिति की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, प्रवरण समिति में जो अध्यक्ष होंगे वो कुलपति महोदय होंगे। ठीक है, वाइस चांसलर। और इसमें जो है ये गणपूर्ति की अगर बात करें तो प्रवरण समिति में 3 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। ठीक है, आगे देखेंगे धारा 49 क। देखिए धारा 49 क में अध्यापकों की पदोन्नति की बात की गई है। ठीक है, इसमें क्या कि धारा 49 के अंतर्गत जो भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को नियुक्त किया जाएगा, उन सब को उन्होंने या उन सभी प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने अपनी ऐसी अवधि का सेवाकाल पूरा किया हो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल करता हो, तो उस आधार पर, ठीक है, UGC या जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा कर रहा हो, या फिर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए जो नियम हैं उनको पूरा कर रहा हो पदोन्नति स्कीम में, तो उसी के आधार पर इनका प्रमोशन किया जा सकता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाएगा और एसोसिएट प्रोफेसर्स को प्रोफेसर्स के पद पर नियुक्त कर दिया, मतलब पदोन्नत किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ये है धारा 49 के अंतर्गत, क के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखेंगे धारा 50। ठीक है, देखिए धारा 50 की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि धारा 50 में कहा गया है उन अध्यापकों का वेतन जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो। ठीक है, सैलरी की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, सैलरी की बात की जा रही है। तो विश्वविद्यालय के अध्यापकों के जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, वेतन का संदाय उन वेतनमान के अनुसार होगा जो कार्य परिषद द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यादेश द्वारा नियम किए गए हों। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब कि कार्य परिषद ने राज्य सरकार के रिकमेंडेशन से, अध्यादेश से जो रूल्स बनाए हों उसके आधार पर उन्हें सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत अध्याय 10। ठीक है, और इसमें आपात उपबंध किए गए हैं। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में क्या होगा। धाराओं के क्रम की अगर बात करें अध्याय 10 में, तो इसमें 51, 52 और 53, ठीक है, 3 धाराएं हैं, 51, 52 एंड 53। ठीक है, तो 51 की अगर हम बात करें, देखिए 51, धारा 51 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी। ठीक है, मतलब अगर राज्य सरकार को यह स्थिति पता चले या ऐसा लग जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण
ठीक है, उसकी स्थिति या स्थिरता असुरक्षित हो गई है, तो वह यानी राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके यह घोषणा कर सकती है कि वह विश्वविद्यालय की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है कि यह ऐसी स्थिति जो है को प्रबंध के आधार पर ही हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि यदि अधिसूचना जारी की जाएगी इस संबंध में, तो वह अधिसूचना जिस तारीख से जारी की जाएगी उस तारीख के 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। लेकिन राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है। ठीक है, पुनः अधिसूचना द्वारा जो है इसे बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यह 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, 3 वर्ष से ज़्यादा इसे नहीं बढ़ा सकती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे धारा 52। ठीक है, तो धारा 52 में ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय में बेहतर प्रशासन के लिए कुछ परिस्थितियों में अधिनियम को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्तियाँ, यानी राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या यह समाधान हो जाए कि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन विश्वविद्यालय के हितों के उपाय किए बिना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो विश्वविद्यालय के ऐसी स्थिति को जो है बेहतर प्रशासन के लिए सरकार क्या करेगी, एक अधिसूचना जारी करेगी और उस अधिसूचना के द्वारा इसको जो है बदल देगी। ठीक है, अधिनियम में कुछ बदलाव कर सकेगी। ठीक है, तो जो भी बदलाव किया जाएगा वो सामान्यतः पहले बदलाव अधिसूचना की तारीख से लेकर के 1 वर्ष तक के लिए पहले तो किया जाएगा। ठीक है, और समय समय पर उसको बढ़ाई जा सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं, सरकार बढ़ा सकती है, और ऐसी अवधि 3 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा कुलाधिपति अधिसूचना के जारी किए जाने के साथ साथ कुलपति को यथा उपांतरित धारा 13, धारा 14 के अधीन नियुक्त करेगा। ठीक है, और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित की कालावधि के दौरान पद पर रहेगा। ठीक है, तो 52 नंबर में ये कहा गया है कि अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अगर बेहतर प्रशासन नहीं है तो। देखिए दोस्तों, धारा 53 में कहा गया है कि परिणाम क्या होगा जो धारा 52 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा। यानी धारा 52 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर, यानी कि टाइम खत्म होने पर, इस अधिनियम के उपबंध जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय को लागू होने के संबंध में उपांतरित किए गए हैं उसके संबंध में प्रवर्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुनः प्रवर्तित हो जाएंगे तथा उसको रहेंगे। ठीक है, यानी कि जो पहले थे उस आधार पर चीज़ें चलने लगेंगी। ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 11। ठीक है, इस अधिनियम का अध्याय 11। ठीक है, विद्यार्थी परामर्शी समिति। ठीक है, इसमें धाराओं की बात करें तो इसमें धाराएं सिर्फ 1 है। ठीक है, धारा 1 है 54। ठीक है, और धारा 54 में कहा क्या गया है, विद्यार्थी परामर्शी समिति का गठन। ठीक है, देखिए राज्य स्तर की एक विद्यार्थी परामर्शी समिति होगी। ठीक है, जिनमें क्या होगा, इनमें जो है प्रत्येक विश्वविद्यालय से, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों से 3 विद्यार्थी प्रतिनिधि, ठीक है, जो उस विश्वविद्यालय की सभा के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए गए हों। ठीक है, ये 3 विद्यार्थी प्रतिनिधि जो है वो धारा 20 के पद 21, 22, 23 इन तीनों पदों में से प्रत्येक के अधीन के विद्यार्थी सदस्यों में से एक होंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो विद्यार्थी समिति, परामर्शी समिति चुनी जानी है, उसके लिए जो विद्यार्थी प्रतिनिधि होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, और वे होंगे कहाँ से, वो सभा से निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, अपने में से एक एक करके नियुक्त, मतलब एक एक करके भेजा जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, देखिए राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें से कोई विद्यार्थी हो, ठीक है, या फिर ऐसा कहें कि जो मेडिकल कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विद्यार्थी, फिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विद्यार्थी, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। परंतु अब यहाँ ये है कि इन दो में से जो है एक कोई क्या है, जो है जो मतलब एक तरह से लड़की है ना, स्त्री स्टूडेंट, स्त्री विद्यार्थी की नियुक्ति भी इसमें की जाएगी, ठीक है। विश्वविद्यालय के 2 कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा उस क्रम में उसमें की द्वितीय अनुसूची में विश्वविद्यालयों के नाम अंकित किए गए हैं, बारी बारी से नाम निर्देशित किए जाएंगे, यानी कुलपतियों द्वारा, ठीक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के 2 कुल सचिव, यानी कि इस समिति में 2 कुलपति होंगे, 2 कुल सचिव होंगे, ठीक है। और इसमें जो है 2 विद्यार्थी कल्याण के यानी DSW, जिनको डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, वो दो नियुक्त किए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग के उपसचिव के पद से कोई अधिकारी लिया जाएगा, ठीक है। इतने लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये इस तरह से समिति का गठन किया जाएगा, विद्यार्थी परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के बारे में, ठीक है, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय और 11वें अध्याय को पढ़ा, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अध्याय 12 जो कि अंतिम अध्याय है इसके लिए हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इन वीडियोज़ को देख लीजिए। धन्यवाद।